जब हम बात करते हैं पोस्ट रिफॉर्म्स फेज के बारे में, तो एक सवाल जो नेचुरली दिमाग में आता है वो ये है कि ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई इंडियन इकोनॉमी में कि हमें इन रिफॉर्म्स को करने की ज़रूरत पड़ी। और प्री 1991 फेज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। प्री 1991 फेज में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की स्ट्रेटजी थी, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। जैसे इंपोर्ट्स के ऊपर हम बहुत हैविली डिपेंडेंट थे। इंपोर्ट हम खूब सारा कर रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। और जब इंपोर्ट्स खूब सारे किए जाएंगे, एक्सपोर्ट किया नहीं जाएगा, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिलेगा। और वही देखने को मिला हमारे इकोनॉमी में, बिकॉज इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी हैवी डिपेंडेंस थी और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही थी। तो इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिले। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें फेस करने पड़े। दूसरा, सरकार प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं कर रही थी, बड़ा लिमिटेड एंट्री अलाउड थी, क्योंकि सरकार को यह लग रहा था कि प्राइवेट सेक्टर खुद से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर को सरकार अलाउ नहीं कर रही है। अब सोच के देखो, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जा रहा है, वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे ग्रो कर सकती है, नहीं कर सकती? सिंपल सा आंसर है, नहीं कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को बहुत हैवीली प्रोटेक्ट करने की सरकार कोशिश कर रही है। पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। फिर सोसाइटी को चलाने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए भी सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। रेवेन्यू के सोर्सेज है नहीं सरकार के पास में, और फाइनेंशियल बर्डन पूरा सरकार के कंधे पे है। तो इसकी वजह से प्री 1991 फेज में हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट है, वो हद से ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एक तरफ तो डेफिसिट इंक्रीज होती जा रही है, दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, और ओवरऑल सिनेरियो ये बना कि हमारे इकोनॉमी में स्टैग्नेशन देखने को मिला, हमारे इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला, हमारे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। हम इस सब के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, बिकॉज 5 ईयर प्लान्स के बारे में अपने को पढ़ना है। वहाँ पे अपन डिटेल में बातचीत करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी थी, क्या प्लानिंग थी, क्या किया गया। लेकिन अगर मोटा मोटा ढांचा रखें तो प्री 1991 फेज की जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, उसकी शॉर्टकमिंग्स की वजह से ओवरऑल सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ कि हमारे इकोनॉमी में स्टैग्नेशन देखने को मिला, हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिला, हमारे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। उसके रीजंस क्या है कि इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी डिपेंडेंस है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जा रहा, बहुत लिमिटेड अलाउ किया जा रहा है, पूरा बर्डन सरकार के ऊपर है। तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गई, रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो गई। और फिर 1990 आते आते सरकार को ये रियलाइज हुआ कि या तो रिफॉर्म्स करो या फिर स्थिति खराब हो जाएगी। पीवी नरसिम्हा राव, द देन प्राइम मिनिस्टर, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, द देन फाइनेंस मिनिस्टर, इन दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये दोनों लोग लेकर आएंगे नई इकोनॉमिक पॉलिसी। और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत क्या क्या चीज़ें की गई, अगर मोटा मोटा ढांचा देखें तो एक तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत हैवीली प्रमोट किया गया। प्री 1991 जिस प्राइवेट सेक्टर को बड़ी लिमिटेड एंट्री अलाउ की जा रही थी, अब इस फेज में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया गया। मार्केट को फ्री छोड़ दिया गया। कल तक जिस मार्केट को सरकार बहुत हैवीली रेगुलेट किया करती थी, अब उस मार्केट को फ्री छोड़ दिया गया। कल तक जो इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, अब उस इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। एफडीआईज को अलाउ कर दिया गया, एफआईआईज को अलाउ कर दिया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोनों को ही अलाउ कर दिया गया। एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, इसके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया गया, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की शुरुआत करी सरकार ने। कल तक हम बहुत हैवीली डिपेंडेंट थे इंपोर्ट्स के ऊपर, और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन अब इस फेज में एक्सपोर्ट्स को बहुत हैवीली प्रमोट किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के ऊपर फोकस किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार बढ़ चढ़ के प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रही है अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में। और फाइनली 8th 5 ईयर प्लान में, जिसको लॉन्च किया गया था 1992 में, इस 8th 5 ईयर प्लान में पॉलिसी ऑफ एलपीजी को अडॉप्ट कर लिया गया। देखो बहुत सिंपल, मोटा मोटा ढांचा याद रखो, बिकॉज ये ऐसा सेक्शन है जहां से प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए बड़ी रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ मेंस में लिखने के लिए आ सकता है।
तो थोड़ा थोड़ा याद रखो कि पोस्ट 1991 सिनेरियो क्या था। सरकार का फोकस किन चीज़ों पे था? एक तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के ऊपर, दूसरा मार्केट को फ्री छोड़ दिया गया, तीसरा इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, एफडीआई और एफआईआई को अलाउ कर दिया गया, चौथा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के ऊपर फोकस किया गया, पीपीपी मॉडल को प्रमोट किया गया, और जो सबसे बड़ी चीज़ की गई, एलपीजी रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, उससे पहले बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही है अपन ने देख लिया है, लेकिन और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 1991 आते आते इंडिया वॉज फेसिंग द वर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों थे? बिकॉज इंपोर्ट्स तो हम खूब सारे कर रहे थे और एक्सपोर्ट के नाम पे हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना के बराबर एक्सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही थी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का एक रीजन तो अपना ये दिख ही रहा है कि एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, इंपोर्ट खूब सारा कर रहे हैं, डेफिसिट भी है, तो सरकार ने एक्सटर्नल बोरोइंग्स करने की भी शुरुआत कर दी। पैसा ले लिया उधारी पे, अब वो उधारी चुकानी तो है, कब तक उसको खींचते रहेंगे, तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स, ये भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक। एक जो बड़ी चीज हुई इसी फेज के दौरान, वो थे गल्फ क्राइसिस। गल्फ रीजन में वॉर की शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत हैवीली इंक्रीज हो गए। और ऑयल हम खूब सारा इंपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो हमारा जो इंपोर्ट्स बिल था वो बहुत सीवियरली इंक्रीज हो गया। एक तरफ तो पैसे की कमी है, तंगी चल रही है, डेफिसिट है, ऊपर से ये जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए, इनकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट्स बिल है वो इंक्रीज हो गया। कल तक जिस चीज़ के लिए हमें 100 करोड़ देना पड़ रहा था, अब उसके लिए हमें 500-600 करोड़ देना पड़ रहा है। ये भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक था। इस गल्फ क्राइसिस की वजह से रेमिटेंसेस जो है वो डिक्रीज हो गए। बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। अब वहाँ पे चल रहा था वॉर। ये लोग जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे को अपने परिवार के लिए वापस इंडिया भेजते हैं। इसी को बोल देते हैं अपन रेमिटेंस। अब वहाँ शुरुआत हो गई वॉर की, तो ये जो रेमिटेंस आ रहा था वो भी डिक्रीज हो गया। एक तरफ तो इस गल्फ वॉर की वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ रेमिटेंस के तौर पे जो पैसा हमारे कंट्री में आता था वो पैसा डिक्रीज हो गया। मतलब सारी चीज़ें खराब हो रही थी। ऊपर से सरकार का जो कैपिटल अकाउंट था वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, बिकॉज सरकार के पास में रेवेन्यू का सोर्स कोई बहुत ज़्यादा था ही नहीं। ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बेहद खराब थी। क्राइसिस चल रहे थे। इन क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए सरकार ने लिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने सरकार को, इंडिया को, हमें लोन तो दे दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस रखी। कंडीशंस क्या थी? एक तो बोला गया कि आप अपने रुपये को डीवैल्यू करो, रुपये को डेप्रिशिएट करो। इसका सीधा सा एग्जांपल क्या हो सकता है कि कल तक मान लेते हैं $1 होता था 80 रुपए के बराबर। अब डीवैल्यू करना है रुपये को, तो अब क्या हो जाएगा, $1 मान लेते हैं हो जाता है 90 रुपए का या 100 रुपए का। ये क्या हुआ कि हमने रुपये को डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यूएशन करने के लिए क्यों कहा गया? बिकॉज इससे एक्सपोर्ट्स प्रमोट होते हैं। देखो एक्सपोर्ट्स कैसे प्रमोट होते हैं। कल तक कोई इंडियन आदमी $1 का सामान अगर यूएस में बेच के आ रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उसको बदले में एक्सचेंज में कितने रुपए मिल रहे थे? 80 रुपए मिल रहे थे। लेकिन अब वही आदमी अगर $1 का सामान यूएस में बेचेगा या $1 का सामान कहीं भी बेचेगा, तो उसको एक्सचेंज में कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपए मिलेंगे। मतलब 10 रुपए का फायदा है इस एक्सचेंज में। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अब आदमी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा या कम एक्सपोर्ट करेगा? ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन इससे इंपोर्ट्स के ऊपर नुकसान भी होता है। इंपोर्ट्स के ऊपर कैसे नुकसान होता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट रिवर्स कर दो सिनेरियो को, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, ये सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। लेकिन हाँ, हमें आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने लोन तो दे दिया, लेकिन कंडीशन क्या रखी? एक तो ये बोला गया कि रुपये को डीवैल्यू करो। डीवैल्यू करने के लिए क्यों बोला गया? ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा दूसरा, सरकार को हिदायत दी गई कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को फॉलो करो। मतलब बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने सरकार को ये कहा कि आप अपने रेवेन्यू को ऑगमेंट करने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कुछ काम करो। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या किया जाता है? टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। भाई टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा? बट ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा।
और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया जाता है। गवर्नमेंट अगर कम एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा, बट अब इसी बात है बढ़ेगा। तो एक तरफ तो बोला गया कि रुपी को डीवैल्यू करो, और दूसरी तरफ एडवाइस दी गई कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को फॉलो करो, मतलब टैक्स रेट्स को बढ़ाओ और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ऑलरेडी हमारे कंट्री में जो टैक्स रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, तो टैक्स रेट्स को बढ़ाया नहीं जा सकता था। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हमारे कंट्री को, हमारी सरकार को क्या बोल रहे हैं कि आपको अपने रेवेन्यू को ऑगमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो यहां से शुरुआत हुई डिसइन्वेस्टमेंट की। यहां से शुरुआत हुई कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो पीएसयूज हैं, उनका कुछ हिस्सा जो है सरकार बेच देगी प्राइवेट सेक्टर को। तो ये ध्यान रखना, डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहां से हुई, यहां से हुई है डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत। देखो मोटा मोटा ढांचा आपको समझ में आ रहा होगा कि 1991 आते आते हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहद खराब है, इतनी खराब है कि हमें वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन लेना पड़ गया है। लोन तो हमें मिल गया, लेकिन हमें दो कंडीशंस रखी गई। एक तो ये बोला गया कि रुपये को डीवैल्यू करो ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को फॉलो करो, मतलब टैक्स रेट्स को बढ़ाओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करो। लेकिन टैक्स रेट्स को बढ़ाया नहीं जा सकता था बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो यहां से फिर सरकार ऑप्ट करेगी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कि थोड़ा बहुत जो पीएसयूज का हिस्सा उसको बेच देगी सरकार, ताकि कुछ पैसा आए और कुछ जो रेवेन्यू है सरकार का वो ऑगमेंट हो, बढ़े। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो एलपीजी टर्म है इसको किसने कॉइन किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस एलपीजी टर्म को किसने कॉइन किया, पीवी नरसिम्हा राव द देन प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह द देन फाइनेंस मिनिस्टर। इनफैक्ट कभी कभी मैं डिबेट देखता हूँ कि हु इज़ दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल नाउ, कौन सबसे फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे कंट्री के। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीवी नरसिम्हा राव साहब का नाम डिबेट तक में नहीं आता, डिस्कशन तक में नहीं आता, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बिकॉज अगर इनके टेन्योर को पढ़ा जाए, इनके कामकाज को देखा जाए, तो ही डिड अ वंडरफुल जॉब। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आना ये अपने आप में बड़ा मेजर, बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे जितना ज़रूरी अपने लिए है, बट हाँ अगर आपको और थोड़ा पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। ही डिड अ वंडरफुल जॉब। एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत क्या किया गया, एक तो लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। देखो पहले क्या होता था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि जिनमें एंट्री अलाउड ही नहीं थी, मतलब वो तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें अगर आपको एंटर भी करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, और इस लाइसेंस को लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी थी कि जिनमें अगर आपको एंटर करना है तो लगभग 70-80 अथॉरिटीज से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता था, तब जाके कहीं आप एंटर कर पाते थे। मतलब बहुत हैवीली रेगुलेट किया जाता था, और इस हैवी रेगुलेशन के बावजूद भी लाइसेंस मिलना अपने आप में डिफिकल्ट होता था। एलपीजी रिफॉर्म्स के फेज में इस लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए एंट्री को इजी किया गया, प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया गया, प्रमोट किया गया, इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, जैसे एफडीआईज को अलाउ कर दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के ऊपर सरकार ने ध्यान देने की शुरुआत करी। और बड़ा इंपॉर्टेंट, कल तक जो हमारी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी उसको छोड़ा गया और उसकी जगह पे इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग या अथॉरिटेटिव प्लानिंग, जहां सरकार सारी चीजें डिसाइड करती है, उस प्लानिंग को छोड़ा गया और इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है, इस सब के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था इसी चैप्टर के पहले वाले सेशन में, होपफुली आपको याद होगा। मोटा मोटा अगर बात करें तो इस एलपीजी रिफॉर्म्स के फेज में क्या किया गया, एक तो लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया, दूसरा प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया गया, इकोनॉमी को ओपन किया गया, एक्सपोर्ट्स के ऊपर सरकार ने ध्यान देने की शुरुआत करी, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की शुरुआत करी, और कल तक जो हमारी प्लानिंग सेंट्रलाइज थी उसको छोड़ा गया और इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया। एक एक करके अगर देखें तो लिबरलाइजेशन के तहत क्या किया गया, सरकार ने पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन को अडॉप्ट किया, और यह बेहद इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन। कल तक तो सरकार इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स को बहुत हैवीली रेगुलेट कर रही थी, कौन एंटर करेगा कौन नहीं एंटर करेगा, किसी इंडस्ट्री में एंटर करना है तो कुछ तो ऐसी थी कि 70-80 जगह से आपको क्लियरेंस लेना पड़ रहा है तब आप एंटर कर पाओगे, तो बहुत हैवीली सरकार रेगुलेट किया करती थी।
अब इस लिबरलाइजेशन के तहत सरकार ने पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन को अडॉप्ट किया। सरकार का जो कंट्रोल हुआ करता था इंडस्ट्रीज के ऊपर उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को इजी किया गया। एंट्री के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी जैसे डी लाइसेंसिंग जैसे अदर रेस्ट्रिक्शंस उनको रिमूव किया गया। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट को भी लिबरलाइज किया गया। कैपिटल मार्केट क्या होती है अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलते हुए, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि इस लिबरलाइजेशन के तहत कैपिटल मार्केट को भी लिबरलाइज किया गया और इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी को स्टैब्लिश कर दिया गया 1992 में। एक लाइन में अगर बोले तो इस लिबरलाइजेशन के तहत पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन को सरकार ने अडॉप्ट किया। सरकार का जो एक्सेसिव कंट्रोल हुआ करता था उस कंट्रोल को, उस रेगुलेशन को सरकार ने छोड़ा और सरकार ने पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन को अडॉप्ट किया। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के तहत सरकार क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट की ओनरशिप थी उसको अब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने की शुरुआत करी। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी सरकार ने। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है। पहले एक प्रॉब्लम और था कि लगभग 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी। मतलब ये वो इंडस्ट्रीज थी जिनमें प्राइवेट सेक्टर एंटर कर ही नहीं सकता था, अलाउड ही नहीं थी। ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी इसको भी सरकार ने रिवर्स किया और पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन को अडॉप्ट किया। पोस्ट 1991 ये जो 17 इंडस्ट्रीज हुआ करती थी ये घट के सिर्फ कितनी रह गई, 8 रह गई। और 2019 में स्टैंडिंग क्या है कि आज की डेट में सिर्फ 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। एक तो एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवे ऑपरेशंस। मतलब अब तो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया है, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस तो ऐसा है कि इसको तो रिजर्व रखने की जरूरत भी है। रेलवेज में भी प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर देंगे, एटॉमिक एनर्जी को आप छोड़ नहीं सकते हो। बाकी तो सरकार ने बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है। अब तो हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1992 से जितनी भी सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, जितनी भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, उनको बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन के अंडर लिया गया और इनको रिवाइव करने के लिए, इनमें जो भी रिफॉर्म्स किए जा सकते थे रिफॉर्म्स करने के लिए उसके ऊपर ध्यान देने की शुरुआत करी सरकार ने। मिनी रत्नाज और नव रत्नाज की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। ये मिनी रत्नाज क्या होते हैं, नव रत्नाज क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जितनी भी होती हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसके बेसिस पे इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिनी रत्नाज, नव रत्नाज इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब मोटा मोटा अपन एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिबरलाइजेशन क्या है, पॉलिसी ऑफ डी रेगुलेशन, पॉलिसी ऑफ डी लाइसेंसिंग, पॉलिसी ऑफ रिमूविंग दी रेस्ट्रिक्शंस ओवर द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिमूविंग दी गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सब था लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया जा रहा है कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट ओनरशिप हुआ करती थी अब उसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने की शुरुआत करी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, डिसइन्वेस्टमेंट। ये टर्म आप आज भी सुनते हो। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज, लगभग 17 इंडस्ट्रीज जो कि पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हुआ करती थी, उनको डी रिजर्व या अनरिजर्व करने की शुरुआत करी। पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन सरकार ने अडॉप्ट करी और पोस्ट 1991 सिर्फ 8 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई। और 2019 का सिनेरियो क्या है कि सिर्फ 2 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं। कौन कौन सी, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस। फिर एक तीसरा टर्म है ग्लोबलाइजेशन। नाम से ही क्लियर है, ग्लोबल लेवल पर अपन काम कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी को हमने पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया। एफडीआई को अलाउ कर दिया गया, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी को अलाउ कर दिया गया, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई और करंट अकाउंट पे रुपी की कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ कर दिया गया 1994 से। मतलब अब कोई भी इंसान रुपी डॉलर वो जो एक्सचेंज है वो बहुत इजीली कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को ओपन किया गया। देखो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको ज़्यादा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, बिकॉज अगर ये आया तो प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी बेहद कम है, मेंस में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो मोटा मोटा ढांचा याद रखो, चीज़ें याद रखो और अगर कुछ करंट में आ जाता है तो उसको इंटीग्रेट कर लेना, बाकी चीज़ें खत्म हो गई हैं। फिर इसके बाद बात आती है पूरा स्ट्रेटजी के बारे में। पूरा स्ट्रेटजी हम पढ़ें उससे पहले
वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, पूरा स्ट्रेटजी, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में अर्बन एम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करना, दिस इज नोन एज पूरा स्ट्रेटजी। ये पूरा स्ट्रेटजी किसका ब्रेन चाइल्ड था या किसके दिमाग की उपज थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसका आइडिया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इस पूरा स्ट्रेटजी के तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह रहे थे कि हमें रूरल एरियाज को 4 तरीके से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कौन कौन से 4 तरीके? एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी, रोड्स बनाओ, रेलवेज बनाओ, ब्रिजेस बनाओ और गाँव को शहरों से जोड़ो। एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी। दूसरा इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, कि हर गांव तक बिजली पहुंचाओ और इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो। तीसरा नॉलेज कनेक्टिविटी, कि गांव में अच्छे सरकारी स्कूल्स बनाओ ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और चौथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, कि इकोनॉमिकली भी विलेजेस को सफिशिएंट बनाने के लिए सरकार काम करे। बहुत सिंपल पूरा स्ट्रेटजी, किसका ब्रेन चाइल्ड? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। रूरल एरियाज को 4 तरीके से कनेक्ट करने की बात कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन कौन से 4 तरीके? एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी, दूसरा इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, तीसरा नॉलेज कनेक्टिविटी और चौथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। ऑल एंड ऑल एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये कहना था कि हमें विलेजेस को प्रॉस्परस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पूरा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे तब ये बहुत ठीक ठाक तरीके से टेक ऑफ कर नहीं पाई। इसके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये अचीव कर नहीं पाई। फिर फाइनली 2012 में एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस पूरा स्ट्रेटजी को रिवैम्प किया, रीलॉन्च किया और नाम दिया पूरा 2.0। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पूरा 2.0 को लॉन्च किया और क्या कहा कि हम सेंसस टाउन्स में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम करेंगे अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सेंसस टाउन्स में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ये कहा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अंडर दिस पूरा 2.0। अब एक सवाल ये आता है कि सेंसस टाउन्स कौन से होते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। किसी भी टाउन को सेंसस टाउन होने के लिए इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? एक तो उस टाउन की पॉपुलेशन कम से कम 5000 हो। पॉपुलेशन कितनी हो? कम से कम 5000। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो? 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कम से कम 5000 हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो? 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और एटलीस्ट 75% मेल पॉपुलेशन उस टाउन की नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो उस टाउन को बुलाया जाता है सेंसस टाउन। पूरा स्ट्रेटजी क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन द रूरल एरियाज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसको लेकर आते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कहना था कि हमें रूरल एरियाज में 4 टाइप की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और नॉलेज कनेक्टिविटी। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके बारे में बात कर रहे थे तब ये बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर नहीं पाई स्ट्रेटजी, लेकिन 2012 में एक बार फिर से पूरा 2.0 को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और क्या बोला कि इस पूरा 2.0 में हम सेंसस टाउन्स में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। सेंसस टाउन क्या होता है? ऐसा टाउन जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 5000 है, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, और जिसकी कम से कम 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं सेंसस टाउन। फिर 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन बड़ा पॉपुलर है। अगर आप 2016 से थोड़ा बहुत भी टच में हो या करंट अफेयर से थोड़ा बहुत भी टच में हो तो इसके बारे में बातचीत होती रहती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, इसको लॉन्च किया, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। और आइडिया क्या है कि हम रर्बन विलेजेस बनाएंगे। मतलब जो कल्चर है, जो एसेंस है विलेज का, वो तो विलेज जैसा ही रहेगा, लेकिन जो एम्यूनिटीज है सारी वो अर्बन एरियाज वाली प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पर खूब सारा काम होता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। अब तक अपन ने छोटे छोटे सेशंस रखे, अब आएगा 5 ईयर प्लान्स की बातचीत, और वो थोड़े सिग्निफिकेंटली लंबे लेक्चर्स होंगे।
यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज वाला सेशन बेहद ईजी सेशन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।